हेलो गाइस, आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेरी वेल। सो कल आपका ऑडिट का एग्जाम है। कुछ बेसिक सी तीन चार चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज कि आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जितना हो गया वो आपको कवर करके जाना है और आज रात के 12 बजे तक आपको रिवीजन पूरी कर देनी है। उसके बाद जो भी आपने इंपॉर्टेंट आज रात तक मार्क किया है वो आपको कल सुबह रिवाइज करना पड़ेगा। ओके। और दूसरी बात, पेपर जो टाइम है आपका 1:45, उसके पहले एटलीस्ट 1 घंटा आपको अपनी स्टडी ड्रॉप कर देनी है। एटलीस्ट 12:45 या 12:30 बजे तक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि अपने ब्रेन को भी थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, रिलैक्सिंग होना चाहिए। वो भी उसको टाइम चाहिए जो उसने अपना ग्रैब किया है उसको वो रिलीज कर सके, ताकि वो एक शांत दिमाग से सोच सके। अगर आपको सोचने का मौका ही नहीं दोगे, उसके ऊपर बर्डन डाले ही जाओगे आप कि आप टिल 1:45 पढ़ते ही रहोगे, फिर आप एग्जाम में भी क्वेश्चंस पढ़ोगे, तो आप सब कुछ मैसी सा हो जाएगा। आपको ध्यान में ही नहीं आएगा कि क्या चीज मैंने पढ़ा था, इसका क्या आंसर था। तो एटलीस्ट 1 घंटे का गैप एग्जाम में और आपकी स्टडी में होना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान में रखना। और तीसरी चीज ये, कोई भी क्वेश्चन आपको पेपर शुरू होने से पहले किसी से डिस्कस नहीं करना, चाहे वो कोई भी कंसेप्ट हो, कोई भी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको डिस्कस नहीं करना है। क्योंकि देखो, सिंपल सी चीज है, 100% ना कोई भी कवर करके नहीं जाता है। ऐसा कोई ना कोई चैप्टर, ऐसा कोई ना कोई टॉपिक जरूर से जरूर होता है जो कोई बंदा लेफ्ट आउट करके जाएगा ही जाएगा। और बाय फॉल्ट उसने वही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जो हम छोड़ के गए हैं, तो इतना डाउन कॉन्फिडेंस आएगा ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो आपको ये चीज बिल्कुल अवॉइड करनी है, किसी के साथ पेपर डिस्कस नहीं करना है। और इवन मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आने के बाद भी कोई डिस्कस नहीं करना है, क्योंकि लास्ट पेपर तो आपका है नहीं। इसके बाद आपका एफएमएसएन का भी एग्जाम है। ओके। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हुआ और आपको पेपर होने के बाद पता चला कि आपके 2 या 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आपका डायरेक्ट इंपैक्ट वो एफएमएसएन पे पड़ेगा। ओके। तो अब इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि ना ही पेपर से पहले और ना ही पेपर के बाद आपको कोई भी आंसर डिस्कस नहीं करना है। और थ्योरी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है प्रेजेंटेशन का। सर प्रेजेंटेशन कैसे? 2 या 3 चीजें मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा। सबसे पहला, जो फॉरमोस्ट थिंग्स है, किसी बच्चे को शायद वो ना पता हो, कुछ बच्चे होंगे ऐसे। पहली बात, आपको क्वेश्चंस सीरियल वाइज करने हैं। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट हो क्या कंपलसरी होता है, और उसमें लेट से 4 पार्ट्स हैं, तो कंपलसरी आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और आपको हर एक क्वेश्चन का पार्ट सीरियल वाइज अटेम्प्ट करना है। सीरियल वाइज कैसे? ए बी सी डी ऐसे सीरियल वाइज नहीं, ऐसे नहीं। अगर आपने एक क्वेश्चन का हेड शुरू कर दिया और उसके 4 पार्ट्स हैं, तो उसके चारों पार्ट्स उसको आपके नीचे ही लिखने पड़ेंगे। ओके। आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन फर्स्ट का एक पार्ट तो आपको पहले पेज पे कर दिया और क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट आप किसी चौथे पेज पे कर रहे हो, फोर्थ पेज पे कर रहे हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने एक क्वेश्चन शुरू कर दिया है, जितने भी उसके पार्ट सब आपको उसके नीचे ही सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हालांकि आप उसमें शफल कर सकते हो कि बी आपने पहले कर दिया, ए आप बाद में कर रहे हो, वो चल जाएगा, बट करने आपको सेट के नीचे ही है। पहली बात हो गई पूरी। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर आपको सेंटर ऑफ द लाइन डालना है। और डालना कैसे मैं आपको बताता हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया, फिर ए पॉइंट पहले पेज पे डाल दिया, फिर कोई क्वेश्चन मान लो 1.5 पेज के बाद शुरू हो रहा है तो सिर्फ बी डाल के शुरू कर दिया, फिर वो बी क्वेश्चन भी 1.5 पेज के बाद पूरा हुआ तो फिर सी डाल के आंसर शुरू कर दिया। ये वर्स्ट प्रेजेंटेशन होती है। आपको करना कैसे है, अगर क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट शुरू कर रहे हो तो सेंटर ऑफ द लाइन में आपको डालना है आंसर नंबर 1 क्लोज ए, ब्रैकेट में ए डालना है। ओके। और दूसरा पार्ट क्या, अगर आप बी पार्ट करना चाह रहे हो तो आंसर नंबर फर्स्ट बी, और सी करना चाह रहे हो तो आंसर नंबर फर्स्ट डी। तो इस तरह से आपको अपीयर करना है। ओके। तीसरी बात, आंसर अटेम्प्ट आपको कैसे करने हैं। देखो बच्चों, 2 तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आता है डायरेक्ट, जिसमें पूछा होता है कि ऑडिटर को क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, ऑडिटर को क्या एलिमेंट्स कंसिडर करने हैं, क्या बेनिफिट्स इसके ऑडिटर को प्रोवाइड होंगे, या फिर क्या प्रोसीजर उसको लगाने हैं, प्रोसीजर अप्लाई करने के टाइम पे क्या चीज वो कंसिडर करेगा। ये सारे कवर होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। ओके। तो इसको आपको अटेम्प्ट कैसा करना है, जैसे आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा और आपको क्वेश्चन पढ़ के पता लग गया कि अच्छा ये इस ऐसे का रेलेवेंस आ रहा है, इसमें लेट्स से 505 का रेलेवेंस आ रहा है, जिसमें ये बोला गया है कि एडवाइस करो कि डायरेक्ट कंफर्मेशन को डिजाइन करने के लिए वो क्या क्या चीज करेगा। ओके। जैसे उसमें था ना कि इंफॉर्मेशन देखेगा, फिर वो डिजाइन करेगा, फिर उसको भेजेगा। ओके। ये सब था उसमें, 4 पॉइंट्स थे उसमें। तो आप उसको पहले 505 को थोड़ा एक्सप्लेन करोगे, बताओगे कि 505 में एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेने के लिए क्या स्टेप्स बताए गए हैं।
ओके उसके बाद आप पूरे वो प्रोसेस पूरी करोगे कि क्या 4 स्टेप वो कंसिडर करेगा फॉर ऑब्टेनिंग द एक्सटर्नल कंफर्मेशन। डायरेक्ट आप ऐसे नहीं करोगे कि दीज आर द स्टेप्स आर एस फ्लो, ये वो प्रेजेंटेशन है। पहले आप उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, फिर आप 3-4 लाइनें लिखने के बाद वो कंटेंट शुरू करोगे, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। ओके दूसरी चीज, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जिसमें हमने पूछा गया है कि ये कंटेंशन वैलिड है, ये कंटेंशन इनवैलिड है, ऑडिटर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, मैनेजमेंट का कहना सही है नहीं है, तो उसमें आप प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन डालोगे। प्रोविजन वो, जैसे किसी ऐसे के अनुसार आपको पता है कि ऑडिटर हमारा करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो वो ऐसे का पूरा प्रोविजन डालोगे। फिर फैक्ट में क्वेश्चन क्या बोला गया है वो, देन कंक्लूजन में क्या आपका कहना है कि ऑडिटर सही है गलत है, वो सारी चीज आपको डालनी पड़ेगी। ओके और फिर आंसर का एक और सबसे जो बेस्ट तरीका आपको अपनाना है वो है आपका थ्योरी राइटिंग। वो कैसे, जितने भी आप आंसर लिखोगे सबसे पहले राइटिंग चाहे कैसे भी हो, पर प्रेजेंटेशन आपकी बेस्ट होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन बेस्ट होने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले वर्ड्स में गैप देना और पॉइंट वाइज बना के लिखना। अगर कोई पैराग्राफ भी आप लिखना चाह रहे हो तो इट मस्ट बी प्रेफरेबल दैट आप पॉइंट वाइज लिखो, 2-3 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाओ, फिर एक लाइन छोड़ के फिर आप सेकंड पैराग्राफ आफ्टर दैट शुरू करो। ओके और जो भी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आपको लग रही है, जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, या तो उसको बुक्स में डाल के आओ या फिर उसको आप अंडरलाइन करके आओ, ताकि एग्जामिनर को अपेरेंटली पता चल जाए कि जो कीवर्ड्स हैं वो बच्चे ने साफ साफ लिख रखे हैं। और जितने भी एफर्ट्स आप कम लगाओगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्कोर करने के चांसेस अपने बढ़ा सकते हो। ओके तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं वो काफी अफेक्ट करती हैं आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए। ओके तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पैनिक बिल्कुल भी मत होना, जितना कवर किया है उस पर बिलीव करना और अपनी मेहनत में बिलीव करके जाना। चाहे दूसरा पर्सन कुछ भी कह रहा हो कि उसकी कितनी तैयारी है, आपको उससे इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। और दूसरी चीज मैं एक और कहना चाहूंगा जाते जाते कि कोई भी पर्सन अगर सप्लीमेंटली ले रहा है तो आपको उससे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन अगर शीट फिल करने में बिलीव करता है तो सारे आंसर उसके करेक्ट हो, माइट भी वो अननेसेसरी कंटेंट लिख रहा हो। सीए एग्जाम्स में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है प्रेजेंटेशन, और दूसरा क्वालिटी ऑफ कंटेंट, नॉट क्वांटिटी ऑफ कंटेंट। क्वांटिटी आपने 2.5 पेज की भर दी और उसमें क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो आंसर हमने लिखा ही नहीं जो एग्जामिनर ने पूछा था, तो वो 2.5 पेज इररेलेवेंट है। तो कोई भी पर्सन अगर सप्लीमेंट ले रहा है तो उस पर आपको कोई भी इफेक्ट अपने आप पे नहीं होने देना है, उससे इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।